सोच के देखो, व्हाट इफ आज भी लड़कियों के पास कोई राइट्स, किसी भी तरह के अधिकार ना होते, ना पढ़ाई होती, ना आजादी होती और ना ही इज्जत होती। और आज जो औरतें हमारे देश का नाम ऊंचा कर रही है, हमें प्राउड फील करा रही है इन ईच एंड एवरी सेक्टर, वो कभी पॉसिबल ही ना होता तो। साउंड्स वियर्ड, राइट? बट लेट मी टेल यू, दिस वाज द हार्श रियलिटी बिफोर इंडिपेंडेंस एंड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन। बट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वी ऑल नो हिम, जिन्होंने एक अहम रोल निभाया संविधान बनाने में। एंड ही इज द वन जिन्होंने जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाकर महिलाओं को अधिकार दिए जो उन्हें कभी नहीं मिले एंड दे नेवर ड्रीम्ड ऑफ। सो लेट मी टेल यू इन शॉर्ट कि वो कौन से राइट्स हैं जिनकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया। आर्टिकल 14, राइट टू इक्वलिटी। पहले औरतें आदमियों की जागीर हुआ करती थी। मनुस्मृति के हिसाब से उनको गुलामों और जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था, उनको बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता था। लेकिन अब औरतें इक्वल है, हर फील्ड में पुरुषों के साथ इक्वली कंधों से कंधा मिलाकर चल रही है। उनको घर से लेकर बाहर तक इक्वली ट्रीट किया जाता है। आर्टिकल 15, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। पहले औरतें समान नहीं थी, उन्हें एक चीज की तरह समझा जाता था। उनके साथ जेंडर के बेसिस पे भेदभाव किया जाता था, उनको बेचा जाता था, पीटा जाता था, दबा दिया जाता था। लेकिन अब किसी भी तरह का भेदभाव नहीं देखा जाता। और अगर किसी तरह की परेशानी हो जाए तो औरतें आवाज उठा सकती है, लड़ सकती है और अपनी पहचान बना सकती है। आर्टिकल 16, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट। पहले लड़कियों का काम सिर्फ चूल्हा और चौका और बच्चों की देखभाल तक ही सीमित था। उनको बाहर जाकर काम करना तो दूर की बात, घर से बाहर निकलना तक की पॉसिबल नहीं था। लेकिन अब औरतें हर फील्ड में पुरुषों के साथ इक्वली काम करती दिख रही है। औरतें सीईओ, साइंटिस्ट, पायलट, पुलिस ऑफिसर, एस्ट्रोनॉट, व्हाटएवर दे वांटेड टू बी, वो सब कुछ बन सकती है। आर्टिकल 19, राइट टू फ्रीडम। पहले औरतें घर की दीवारों में कैद हुआ करती थी, उनको घर की 4 दीवारों में कैद रखा जाता था, उनको बोलने तक का अधिकार नहीं था। लेकिन अब औरतें आजाद है, अपने सपने पूरे कर सकती है, अपनी मर्जी का जीवन जी सकती है एंड जो भी चाहे वो सब कुछ कर सकती है। आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन। पहले शिक्षा पे सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का अधिकार हुआ करता था। महिलाओं को तो दूर दूर तक पढ़ाई का अधिकार भी नहीं था, उनको सिर्फ घर और बच्चे संभालने का ही काम था। औरतों को पढ़ाना मतलब अशेम फील करने जैसा होता था। लेकिन अब हर लड़की स्कूल कॉलेज जा सकती है, डॉक्टर या इंजीनियर बन सकती है। आर्टिकल 300A, राइट टू प्रॉपर्टी। पहले चाहे पिता हो या पति, महिलाएं किसी की भी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं बन पाती थी, क्योंकि उन्हें वारिस ही नहीं माना जाता था। लेकिन अब लड़कियां जमीन, मकान सब कुछ खरीद सकती है और इक्वल राइट पा सकती है। जैसे कि पिता हो या पति हो, इनके निधन के बाद अब महिलाएं कानूनी रूप से संपत्ति में बराबर वारिस होती है, उसे प्रॉपर्टी में बराबरी का हिस्सा मिलता है, जो कि पहले बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। आर्टिकल 23 एंड 24, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। पहले जैसे कि औरतों पे और बच्चों पे काफी हद तक अत्याचार हुआ करते थे। औरतें बिकती थी, बेची जाती थी, दबाई जाती थी, उनके बुरी तरह से हाल किए जाते थे। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल छोड़ के काम करने पे मजबूर किया जाता था, जो कि अब कानूनी तौर पे इलीगल है। और अभी जो ऐसे एक्सप्लॉयटेशन करेगा या किसी भी तरह की ऐसी गलत हरकतें करेगा, उन उन सभी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। आर्टिकल 32,
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यह आर्टिकल महिलाओं को वो ताकत देता है कि वो अपने अधिकारों की रक्षा कर सके और उनके लिए लड़ सके, और कोई भी किसी भी तरह का अन्याय करे तो उसके जवाब में औरतें सीधा कोर्ट जाकर अपने हक अधिकार के लिए लड़ सकती हैं, अपनी आवाज उठा सकती हैं। आर्टिकल 39D, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। पहले महिलाओं को आदमियों से कम मजदूरी दी जाती थी क्योंकि उनको आदमियों के कंपैरिजन में कम समझा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कोई भी काम हो, महिला और पुरुषों को सेम पेमेंट दी जाती है। आर्टिकल 42, मैटरनिटी बेनिफिट्स। पहले प्रेग्नेंट महिलाओं को सीधा नौकरी से निकाल दिया जाता था, लेकिन अभी हर वर्किंग वुमन को पेड मैटरनिटी लीव मिलती है, यानी कि कोई भी महिला प्रेगनेंसी के दौरान बिना काम पे जाए हर महीने की सैलरी ले पाती। आर्टिकल 51A ई। पहले दहेज प्रथा, डोमेस्टिक वायलेंस और बच्चों की शादी करना नॉर्मल चीजें थी, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन अब ये सब क्राइम है और एक क्राइम करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। आर्टिकल 243D एंड 243T, पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स। पहले पॉलिटिकल सिर्फ एक आदमियों का खेल हुआ करता था, यानी कि महिलाओं को इसमें ना ही वोटिंग का हक था और ना ही नेता बनने का अधिकार था। लेकिन अब 33% रिजर्वेशन की वजह से आज महिलाएं फ्रीली भाषण देते दिख रही है, नेता बन रही है, लीडर बन रही है और हमारे देश की राष्ट्रपति बन रही है। क्या होता अगर आज भी मनुस्मृति यानी कि एक पर्टिकुलर धर्म ग्रंथ से ये देश चल रहा होता? ना एजुकेशन होती, लड़कियां कभी पढ़ ना पाती, ना प्रॉपर्टी राइट्स होती, लड़कियां खुद एक प्रॉपर्टी बन के रह जाती, ना फ्रीडम होती, लड़कियां पिता, पति, बेटे इनके आदेश में पूरी जिंदगी जीती, ना डाइवोर्स राइट्स होते, चाहे जितना भी अत्याचार होता पति को छोड़ के ही ना जा पाती, ना ही जॉब्स होती, लड़कियां सिर्फ घर का काम करते रहती, ना पॉलिटिक्स होती, ना ही वोटिंग के अधिकार होते, विडो ऑपरेशन जैसी प्रथाएं होती, यानी कि पति के मरने के बाद उसे पूरी जिंदगी सिर मुंडवा के सफेद कपड़े डाले एक पूरी जिंदगी उसी हाल में जीनी पड़ती। डोमेस्टिक वायलेंस होता, यानी कि मर्द अपनी बीवी को मार सकता था, जो कि नॉर्मल बात समझी जाती थी। सती प्रथा होती, सती प्रथा यानी अगर किसी औरत के पति का निधन हो जाए तो साथ साथ पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता था। चाइल्ड मैरिजेस होते, लेकिन ये सब बंद हो पाया हिंदू कोड बिल की वजह से, जो कि अंबेडकर बिगेस्ट रिफॉर्म था। हिंदू कोड बिल एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था जेंडर इक्वलिटी की तरफ। इंपॉर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि सभी हिंदू नेताओं, कट्टरपंथी राजनेताओं और धार्मिक संस्थानों ने मिलकर इस ऐतिहासिक विधेयक का कड़ा विरोध किया था। साथ साथ भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे जवाहरलाल नेहरू, उनकी कैबिनेट और कांग्रेस पार्टी ने भी इसका कड़ा विरोध किया था। उस समय उन सभी का ये कहना था कि ये बिल उनकी हिंदू धर्म की परंपराओं को खत्म कर देगा, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पूरा संविधान बनाने के बावजूद जब हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ तो अपने मंत्री पद तक त्याग दिया, क्योंकि once Ambedkar says that I measure the progress of community by the degree of progress which women have achieved, यानी कि मैं किसी भी समाज की प्रगति को महिलाओं ने जो प्रगति हासिल की है उससे मापता हूँ। फिर भी the harsh reality is that 80% women don't know that the reason behind the great living life.